हाय फ्रेंड, आज हम जो है बेली एंड लव का सबसे जो बेसिक चैप्टर है वो सॉ को आज हम पढ़ने वाले हैं। सॉ का जो लीथल ट्रायड होता है एसिडोसिस और हाइपोथर्मिया कोगुलोपैथी, ये तो सब जानते हैं। अगला हम बात करते हैं बेली में एक खास बात को डिस्कस किया गया है THAM। THAM का मतलब होता है ट्रोमिथामीन ट्रिस, इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल मिथाइल और एमिनो मीथेन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी खासियत मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है बफर देन सोडियम बाइकार्बोनेट में, और ये हमारे क्लोज सिस्टम में वर्क करता है। इसमें लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता है। ये 3 पॉइंट आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप रख सकते हैं। तो अब कहा जाएगा कि कितना हमको देना है। तो ये फॉर्मूला नीचे आपको दिख रहा होगा, जिसमें बॉडी वेट इंटू किलोग्राम और वेस्ट डिफिसिट से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। आगे हम बात करते हैं कि हाइपोथर्मिया का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिर मैनेज कैसे करेंगे, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। बेस्ट मेथड क्या होता है, तो इंटरनल वार्मिंग जो है आप एक्टिव देना है। कैसे? तो CPP करके देना है, या अच्छे वे में, और या जो है एयरवे फ्रॉम वेंटिलेशन के द्वारा किया जा सकता है। तो हमारा कार्डियोपल्मोनरी बाईपास और एयरवे फ्रॉम द वेंटिलेशन के द्वारा ये हमारा मेथड है। अच्छा, कोगुलोपैथी में एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है थर्मो इलास्टोमोग्राफी। तो थर्मो इलास्टोग्राफी जो है TEG, ये मैक्स अभी यूज नहीं होता है, बट रिकमेंड किया गया है कि ये अच्छा है। डायनामिक मेजरमेंट ऑफ कोगुलेशन, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 5 टाइप का जो आपको गोल गोल के जैसा जो ग्राफ दिख रहा है। इसमें जो ऊपर का जो लेटेंट टाइम आपको देखने को येलो में जो लिख रखा हूँ मैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनता है अल्फा होता है, वो रेट है। एक्चुअली ये जो होता है कोगुलेशन जो हमारा बन रहा है, कोगुलेशन का ये एक मेजरमेंट है। और ये जो आपका ये थिकनेस दिख रहा होगा, तो इतना थिक बना है, इस रेट से बना है। लेटेंट मतलब इनिशिएशन ऑफ कोगुलेशन में इतना टाइम लगा है। अब इसमें जो ये ग्राफ में जो क्वेश्चन बनने वाला है, वो ये बनने वाला है। आप कर्व बी को देखिए, डिले क्लोट का फॉर्मेशन जो है सबसे मैक्सिमम जो लेटेंट टाइम इसी का है, मतलब डिले क्लोट फॉर्मेशन हो रहा है। इनमें आप देख पा रहे होंगे कि लेटेंट टाइम सबसे छोटा है। तो ये जो होता है हाइपर कोगुलेबल स्टेट, इसमें ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। तो ये आपका बी और ई से MCQ बन सकता है, पूछा जा सकता है ये क्या है। एक्यूट ट्रोमेटिक कोगुलोपैथी जो होता है 25% ऑफ द पेशेंट में ये देखने को मिलता है, इंजुरी के बाद होता है। जिसमें खास बात क्या होती है, मोटिलिटी रेट 4 फोल्ड बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना। 4 फोल्ड बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। डैमेज कंट्रोल रिसिस्टेशन में रहा जाता है, कहा जाता है कि सबसे पहले आपको जो है कोगुलोपैथी को ठीक करना है ना। और लेकिन एक चीज और है कि परमिसिव हाइपोटेंशन में ही रखना है, अंटिल हेमरेज जब तक कंट्रोल ना हो, तो परमिसिव हाइपोटेंशन ही रखना है, और क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड का इन्फ्यूजन देना है, और लास्ट में आपको सर्जरी करना होता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, अर्ली यूज ऑफ ब्लड प्रोडक्ट आपको करना है, परमिसिव हाइपोटेंशन रखना है, क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड देना है, और लास्ट में जो होता है डैमेज कंट्रोल सर्जरी करना है। तो अब रही बात है कि ये कितना देना है। तो जो जैसे कहा जाता है ना, हम लोग पढ़ते हैं 1:1:1 के रेशियो में हम देते हैं PRBC APB प्लेटलेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एडिशनल पॉइंट है, ये ध्यान रखना। बेली एंड लव मेंशन किया है कि आपको कोगुलोपैथी को करेक्शन करना है, प्लस एडिशनली भी आपको ये देना है 1:1 रेशियो में आपको बैलेंस ट्रांसफ्यूजन करना है। अगला आता है टर्नेक्सेमिक एसिड, जो कि एंटी फाइब्रिनोलाइटिक है। इसका एक नियम है 110। एक फार्मूला मैं याद करने के लिए बोलूंगा आपको, एक ट्रिक जो है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इसको देते हैं 10 मिनट में 1 ग्राम देते हैं, 1 ग्राम जो होता है क्लोज ओवर द 8 आवरली, है ना। यहाँ पे जो होता है 1 ग्राम गिवन इंट्रावेनसली दिया जाता है ओवर 10 मिनट में। तो 1 और 10, तो 110 1 मिनट। उसके बाद जो है विथिन, जब सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है लेस देन 110 तब देना है, और जो पल्स जब रहता है 110 पर मिनट तब देना है, ठीक है ना। और ये 3 घंटे की इंजुरी के अंडर ही देना है। तो 110 का एक फॉर्मूले से आप याद रख सकते हो, 110 पर मिनट, लेस देन 110 mmHg, एंड 1 ग्राम 10 मिनट में। अब यहाँ पे जो शॉप का ये टेबल के बारे में आप देख पा रहे होंगे, तो सब लोग ये टेबल के बारे में पढ़ चुका है। बेली एंड लेब जो है मेंशन किया है 1 2 3 4, मैं लिखा हूँ, मेंशन नहीं है। वहाँ लिखा है कंपनसेटेड, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो यहाँ पे रेडेड में मार्क किया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है। सारे पॉइंट से MCQ आ सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि रिस्पिरेटरी रेट कब बढ़ती है, तो माइल्ड में बढ़ती है। पल्स रेट कब बढ़ती है, माइल्ड में बढ़ती है। यूरिन आउटपुट कब घटती है, तो मॉडरेट में घटती है। माइल्ड हाइपोटेंशन कब होता है, तो मॉडरेट में होता है। लेवर्ड ब्रीथिंग कब होता है, तो सीवियर में होता है। ये 5 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर भी आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि
इसमें जो है गट परफ्यूजन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? इसे टिक मार के रखा हूँ, आंसर ऑलरेडी सामने है। सबलिंगुअल जो है कैप्नोमेट्री, गट म्यूकोसल पीएच और लेज़र डॉपलर मेट्री का यूज़ हम कर सकते हैं गट परफ्यूजन के लिए, लेकिन नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ नहीं किया जाता है, जो कि ये बेली अपने टेबल में मेंशन करता है। अब रही बात मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में, आपने बहुत अच्छा सा सुना होगा। इसमें ये कहा जाता है कि ये पहले लिया कहाँ से जाता है, तो एट्रियम में। तो पूछा जाए कि एट्रियम से और नीचे से यदि हम जो है वेना कावा, यदि सुपरा वेना का ये सब से लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से आपका जो होता है वैल्यू स्लाइटली थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। तो एट्रियम से ही लेना है मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है तो। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ही ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होने लगता है नीचे वाले शरीर के पोर्शन से, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के पोर्शन से, और इसका सैचुरेशन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 50 टू 70। जो नीचे आपको मैं दिखा रखा हूँ, 50 टू 70%। जो 70% से ज़्यादा होता है तो इंडिकेट क्या करता है, सेप्टिक शॉक। यदि कम होता है तो बाकी सारे शॉक में देखने को मिलेगा। ये चार्ट जो है कार्डियोवास्कुलर मेटाबॉलिक कैरेक्टर ऑफ द जो शॉक है, इसमें हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो 3 में मार्क किया हूँ कि कार्डियक आउटपुट कम होता है तो हाइपोवोलेमिक शॉक में होता है, और वहीं ज़्यादा होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है। वही तो वस्कुलर रेजिस्टेंस घट जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव में। मतलब 2-3 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बाकी सारे इंपॉर्टेंट तो है ही। रिससिटेशन में जो फ्लूइड के बारे में कहा जाता है, तो यहाँ पे फ्लूइड जो है हार्टमन है, नॉर्मल सेलाइन है, डेक्स्ट्रोज का सॉल्यूशन है, गैलोफ्यूजन है, और हेमासिल और हेमास्टार्च है। तो यहाँ पे सबसे पहली खास बात कि प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मिलता हुआ कौन सा फ्लूइड है, तो प्लाज्मा लाइट होता है, जिसमें 150 पोटेशियम किसमें होता है, तो ग्लोफ्यूजन में होता है। वही जो होता है डेक्सट्रोज 4% डेक्सट्रोज किसमें होता है, तो डेक्सट्रोज सेलाइन में होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रही बात है तो वेनस लैक्टेट इज द एसेंशियल मार्कर ऑफ द रिसिस्टेशन। इसमें क्या होता है कि लेस देन 2 से होता है तो क्या करना है, 2 से 3 है, 3 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या क्या करना पड़ता है। एक मैं कोड दे रहा हूँ ETUE। 2 से कम है तो अर्ली टोटल केयर करना है, 2 से 3 है तो लुक एट द थ्रेड जब होता है, जब बहुत ज़्यादा जो है घट रहा है या बढ़ रहा है तब। 3 से ज़्यादा है तो आपको जो है रिसिस्टेशन करता है, मैं यू लिखा हूँ, रिसिस्टेशन इसका मतलब है। 5 से ज़्यादा है तो DCS है। उसके बाद है हाइपरनेट्रेमिया और हाइपोनेट्रेमिया। रही बात है कि इसमें हाइपरनेट्रेमिया यदि होता है तो हम बेस डिफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने का तरीका, ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि हाइपर है, मैक्सिमम तो हाइपो ही होता है, लेकिन होता है तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वही बात है हाइपो के बारे में, यदि बात किया जाए तो हाइपो जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ द हाइपरग्लाइसेमिया। जब हाइपरग्लाइसेमिया तो हाइपोनेट्रीमिया होता है, बीइंग इवैल्यूएट किया जाता है। द करेक्टेड सोडियम कंसंट्रेशन जो है कैसे निकाला जाता है, तो एवरी 100 मिलीग्राम इंक्रीज इन द प्लाज्मा ग्लूकोज एबव द नॉर्मल है तो प्लाज्मा सोडियम शुड बी डिक्रीज बाय 1.6। तो 100 यदि बढ़ती है तो 1.6 जो है घटती है, ये बस ध्यान रखना है यहाँ पे। हाइपोकैलेमिया की रही बात है तो हाइपोकैलेमिया जो होता है चेंज इन द पोटासियम एसोसिएटेड विद अल्कलोसिस होता है, और कैलकुलेशन जो करने का होता है एवरी डिक्रीज इन द 0.3, तो उसमें होता है फॉर एवरी 0.1 इंक्रीज इन द पीएच, मतलब 0.3 घटेगा यदि पीएच 0.1 बढ़ेगा। और ये क्यों हो सकता है, तो किस किस ड्रग से होता है, एम्फोटेरेसिन से, एमिनोग्लाइकोसाइड से, सिस्प्लाटिन से, और आइफोस्फामाइड से। तो पोटेशियम जो है रिप्लेसिंग इज द डिफिकल्ट अनलेस हाइपोमैग्नीशियम इज द फर्स्ट करेक्टेड। यदि पोटेशियम आपको करेक्शन करना है तो आपको लग रहा है पोटेशियम ही हम करेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको मैग्नीशियम पे पहले ध्यान रखना होगा, मैग्नीशियम को भी करेक्ट कीजिए, इसके साथ रिलेटेड है। तो ये हमारे स्लाइड में हम पूरा डिटेल हम आपसे डिस्कस किए हैं, और थैंक यू। अगले चैप्टर के साथ हम मिलते हैं।